2006 के अंत तक गोल्डमैन चीजों को एक और कदम आगे ले गए। उसने न सिर्फ टॉक्सिक सीडीओज बेचे बल्कि उनके खिलाफ दांव लगाने भी शुरू कर दिया, अपने कस्टमर्स को यह कहते हुए कि वो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स है। एआईजी से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीदकर गोल्डमैन उन सीडीओज के खिलाफ दांव लगा सकता था जो उसके नहीं थे, और उन सीडीओज के फेल होने पर उसे पैसे मिलते। मैंने उनसे पूछा, अगर किसी ने कस्टमर्स को कॉल करके ये कहा अब हमें इस तरह का मॉर्गेज अच्छा नहीं लग रहा और हमें लगा आपको ये पता होना चाहिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर मैं फोन पर उनकी हंसी महसूस कर पा रहा था। गोल्डमैन सैक्स एआईजी से कम 2200 करोड़ डॉलर के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीदे थे। रकम इतनी बड़ी थी कि गोल्डमैन को एहसास हुआ कि शायद एआईजी इससे बैंकरप्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने 15 करोड़ डॉलर खर्च करके खुद को एआईजी के होने वाले खात्मे से इंश्योर करवा लिया। फिर 2007 में गोल्डमैन ने हद पार कर दी। उन्होंने खास डिजाइन किए हुए सीडीओज बेचना शुरू किया ताकि जितना ज्यादा पैसा उनके कस्टमर्स गवाते उतना ही ज्यादा पैसा गोल्डमैन सैक्स के पास आता। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ और उसके सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। आपने टिम्बरवुल्फ के साथ 6 करोड़ डॉलर की सिक्योरिटीज बेची। उन्हें बेचने से पहले आपकी सेल्स टीम एक दूसरे से यह कह रही थी, यार वह टिम्बरवुल्फ तो एक बेकार डील है। यह मुझे लेट जून में एक ईमेल में आया था। हाँ, वो भी ट्रांजैक्शन के बाद। नहीं, आपने उसके बाद भी टिम्बरवुल्फ बेचे थे। हमने उसके बाद ट्रेड्स किए थे। हाँ, ओके। अगला ईमेल है, ये देखिए, जुलाई 1, सेल्स फोर्स को कहा गया है अभी टॉप प्रायोरिटी है टिम्बरवुल्फ। आपकी टॉप प्रायोरिटी बेचना है वह बेकार डील। अगर आप अपने क्लाइंट के हित में नहीं सोच रहे तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप अपने क्लाइंट को बताएं, उसे अपने असली इरादों के बारे में बताएं? यह मेरा सवाल है। मिस्टर चेयरमैन, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जवाब नहीं देना चाहते। क्या आप मानते हैं कि अपने क्लाइंट्स की भलाई के लिए काम करना आपका फर्ज है? देखिए सेनेटर, मैं फिर से कहता हूँ, हमारा फर्ज है अपने क्लाइंट्स की सेवा करना और उन्हें ट्रांजैक्शन के दाम दिखाना जो कि वो खुद देखना चाहते हैं। उन सिक्योरिटीज को बेचने के बारे में आपका क्या ख्याल है जिन्हें आपके अपने लोग कहते हैं कचरा? आपको यह बॉदर करता है? अगर मुझे बॉदर करता, सिर्फ ऐसा सोच तो बाकी नहीं, ऐसा हुआ था तो फिर मुझे हमने ये सुना नहीं पता। आज हमने ये सुना, यह एक बेकार डील है। आज मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे मुझे ये लगे कि कुछ गलत हुआ था। क्या यह गलत बात नहीं है कि जब आप किसी को कुछ बेचते हैं और फिर उसी सिक्योरिटी पर दांव लगाने में लग जाते हैं और आप ये बात उसे बताते तक नहीं जिसे आप वह बेच रहे हैं, क्या आपको यह प्रॉब्लम नजर नहीं आती? मार्केट बढ़ाने के नाते देखा जाए तो ये गलत बात नहीं है। जब आपने अपने ही एम्प्लॉयज को इन ईमेल्स में कहते हुए सुना, यार बेकार डील है, यह तो एकदम कचरा है, आपको कुछ महसूस हुआ? मुझे लगा उन्हें ईमेल नहीं करना चाहिए था और बहुत ही गलत था और मैं वो प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है किसी का ये कहीं भी कहना बहुत ही गलत था। क्या आपको लगता है कि आपके कंपटीटर्स भी इसी तरह की गतिविधियों में लगे हुए थे? हाँ, और ज्यादातर मामलों में तो हमसे कहीं ज्यादा। हेज फंड मैनेजर जॉन पॉल्सन ने मॉर्गेज मार्केट के खिलाफ दाव लगाकर 1200 करोड़ डॉलर कमाए थे। जब जॉन पॉल्सन के पास दाव लगाने के लिए मॉर्गेज सिक्योरिटीज खत्म हो गई, तब उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और डूश बैंक के साथ काम करके और सिक्योरिटीज बना डाली। मॉर्गन स्टैनली भी वो मॉर्गेज सिक्योरिटीज बेच रहे थे जिनके खिलाफ वो दाव लगा रहे थे, और अब उनके खिलाफ वर्जिन आइलैंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरमेंट फंड ने धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है। मुकदमे का आरोप है कि मॉर्गन स्टैनली को पता था कि वो सीडीओज कबाड़ थे, हालांकि उनकी रेटिंग AAA थी। मॉर्गन स्टैनली ने दाव लगाया था कि वो फेल होंगे। 1 साल बाद मॉर्गन स्टैनली ने लाखों करोड़ों डॉलर बना लिए थे, जबकि इन्वेस्टर्स तकरीबन अपना सारा पैसा खो दिया था। गोल्डमैन सैक्स, जॉन पॉल्सन और मॉर्गन स्टैनली अकेले नहीं थे। हेज फंड स्ट्राइकेडिया और मैग्नेटर ने उन सीडीओज के खिलाफ दाव लगाकर करोड़ों कमाए थे जो उन्होंने मेरिल लिंच, जेपी मॉर्गन और लेमन ब्रदर्स के साथ डिजाइन किए थे। उन सीडीओज को सेफ इन्वेस्टमेंट कहकर कस्टमर्स को बेचा गया था। आपको लग रहा होगा पेंशन फंड्स वालों को कहना चाहिए था यह तो सब प्राइम है, हम इन्हें क्यों खरीद रहे हैं? पर जो मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स में थे उनका कहना था वह AAA है। इनमें से कोई भी सिक्योरिटी अच्छे रेटिंग एजेंसी के अनुमति के बिना जारी नहीं की गई थी। तीनों रेटिंग एजेंसीज यानी मूडीज, S&P
और फीच ने रिस्की सिक्योरिटीज को ऊंचे रेटिंग्स देकर करोड़ों डॉलर कमाए थे। सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2000 और 2007 के बीच अपने मुनाफे को चौगुना कर लिया था। मूडीज और S&P को रेटिंग रिपोर्ट्स देने के लिए पैसे दिए जाते थे और वो जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटीज को AAA रेटिंग देती, उस क्वार्टर में उनकी कमाई उतनी ही ज्यादा होती। अगर आप मीडिया के पास जाकर कहते हैं कि एक पॉजिटिव स्टोरी लिखने के लिए एक अच्छी रकम दूंगा, अगर आपने नहीं लिखा तो कुछ नहीं दूंगा। वो रेटिंग एजेंसी इस पार्टी को रोक कर ये कह सकती थी कि माफ करना, हम अपने सैंडल्स में सख्ती लाने जा रहे हैं, और फिर वहीं के वहीं खतरनाक कर्जदारों को मिलने वाली फंडिंग रोक देते थे। AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कभी बस मुट्ठी भर थे, वह अब हजारों की तादाद में बढ़ गए। सैकड़ों अरबों डॉलर्स को रेट किया जा रहा था। अब हर साल। हाँ, अब मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मामले में कांग्रेस के दोनों सदनों के सामने गवाही दे चुका हूँ, और दोनों ही बार उन्होंने अपने फर्स्ट अमेंडमेंट लॉयर को आगे करके यह बहस की कि जब हम कहते हैं कि किसी की रेटिंग AAA है तो वह सिर्फ हमारी राय है, आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? S&P की रेटिंग सिर्फ हमारी राय बताती है। हमारे रेटिंग सिर्फ राय है। वह सिर्फ कुछ राय है। हम बस इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हमारी रेटिंग सिर्फ राय है। उन्होंने हमारे साथ अपनी राय शेयर नहीं की। उन सभी ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। वो ना तो किसी सिक्योरिटी के मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, ना उसकी कीमत के उतार चढ़ाव की, और ना ही उसके अच्छे इन्वेस्टमेंट के काबिल होने की। पार्ट 3, द क्राइसिस। कई सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये एक बबल है और ये फटने वाला है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। कुछ का कहना है कि किसी भी वक्त मंदी की वजह भी बन सकती है। बुरा से बुरा क्या होगा अगर सच में ये दिखने लगे कि पूरे देश में कीमतों में भारी गिरावट आ रही है। आपकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। आज तक देश भर में कभी भी एक साथ घरों की कीमतों में गिरावट नहीं आई है। फरवरी 2006 में बेन बर्नांकी फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन बने। वो साल जिसमें सब प्राइम लेंडिंग सबसे ज्यादा हुई, पर कई चेतावनी के बावजूद बर्नांकी और फेडरल रिजर्व बोर्ड ने कुछ नहीं किया। बेन बर्नांकी इंटरव्यू देने से इनकार किया। बर्नांकी के चेयरमैन बनने के बाद रॉबर्ट गनेज़दा 3 बार बेन बर्नांकी और फेडरल रिजर्व बोर्ड से मिले। सिर्फ आखिरी मीटिंग में उन्होंने यह कहा कि कोई प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट को उस पर गौर करना चाहिए। ये कब था? कौन से साल में? 2009 मार्च 11th DC। इसी साल जब हम मिले। हाँ। तो पिछले 2 साल में भी आप उनसे मिलने गए थे? 2008 में भी? हाँ। बर्नांकी के नीचे काम करने वाले 6 फेडरल रिजर्व बोर्ड गवर्नर्स में से एक थे फ्रेडरिक मिश्किन, जिन्हें 2006 में प्रेसिडेंट बुश ने नियुक्त किया था। क्या आप उन सेमी एनुअल मीटिंग्स में शामिल थे जो रॉबर्ट गनाइज़दा और ग्रीन लाइनिंग ने फेडरल रिजर्व बोर्ड के साथ की थी? हाँ, मैं था। मैं दरअसल उस कमेटी में था जो उसमें इन्वॉल्व थी, द कंज्यूमर कम्युनिटी अफेयर्स कमेटी। उन्होंने बड़े साफ तरीके से चेतावनी दी थी कि क्या हो रहा है, और वो फेडरल रिजर्व बोर्ड के पास उस वक्त बनाए जा रहे लोन्स के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे, और उनकी बात अच्छे से सुनी गई और कुछ नहीं किया गया। हाँ, तो फिर से मैं सारे डिटेल्स नहीं जानता था वो क्या था। दरअसल मुझे नहीं पता। उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। एक्चुअली सच कहूं तो मुझे सब पूरी तरह से याद नहीं था, पर कुछ भी इश्यूज तो थे जिनकी बात हो रही थी। पर फिर सवाल यह है कि वो कितने बड़े थे। आपने देखने की कोशिश क्यों नहीं की? आई थिंक लोगों ने देखा था। हमने कुछ लोगों को हमने बहुत सारे लोगों को इस काम में ये सच नहीं हो सकता। अगर आपने देखा होता तो कुछ ना कुछ मिला होता। वैसे ये कहना बहुत ही आसान है कि कुछ ना कुछ मिल गया होता। साल 2004 में ही FBI ने मॉर्गेज फ्रॉड की महामारी की चेतावनी दी थी। उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर की गई मूल्यांकन, फर्जी लोन डॉक्यूमेंटेशन और दूसरी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की रिपोर्ट दी थी। 2005 में IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने चेतावनी दी थी कि खतरनाक इंसेंटिव से मुसीबत आ सकती है। फिर 2006 में आई नॉरियल रूबिनी की चेतावनी। फिर 2007 में फॉर्च्यून मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट में आए एलन स्लोअन के आर्टिकल्स और IMF की बार बार आने वाली चेतावनी।
मैंने हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये कहा जो संकट हमारे सामने है वो एक बहुत बड़ा संकट है। आपने किससे बात की थी? गवर्नमेंट, ट्रेजरी, फेड, सभी से। मई 2007 में हेज फंड मैनेजर बिल एक्मन ने एक प्रेजेंटेशन सर्कुलेट किया। किसके हाथ में है बैग, जिसमें बताया गया था कि वो बबल कैसे खुलेगा। और 2008 की शुरुआत में चार्ल्स मॉरिस ने आने वाले संकट के बारे में अपनी किताब पब्लिश की। अगर आप श्योर ही नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आपको शक हो कि इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स कमजोर किए जा रहे हैं, पर फिर सवाल आता है क्या आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए? 2008 तक होम फोरक्लोजर्स आसमान छू रहे थे और सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन बिखर गई। लेनदार अब अपने लोन्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स को नहीं बेच सकते थे और जैसे जैसे लोन्स खराब होते गए दर्जनों लेनदार बेकार हो गए। सिटी बैंक के चक प्रिंस ने एक बार कहा था कि हमें तब तक नाचना है जब तक म्यूजिक बंद नहीं होता। जब उन्होंने ये कहा था तब तक म्यूजिक ऑलरेडी बंद हो चुका था। सीडीओज का बाजार बिखर गया, जिससे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास रह गए सैकड़ों करोड़ों डॉलर के लोन्स, सीडीओज और रियल एस्टेट, जिसे वो बेच नहीं सकते थे। जब संकट शुरू हुआ तब बुश एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल रिजर्व दोनों ही उसे समझने में नाकाम थे और वह उसकी हद को नहीं समझ रहे थे। वो कौन सा पल था जब आपको ये ख्याल आया ये खतरनाक है, ये बुरा है? मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे ख्याल से वो फरवरी 2008 की G7 मीटिंग में था और मुझे हॉन्ग पॉल्सन के साथ ये मुद्दा डिस्कस करना याद है। और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने हॉन्ग से कहा था हम एक सुनामी को आते हुए देख रहे हैं और आप बस ये कह रहे हैं कि हम ये पूछें कि हम कौन सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। उनका जवाब क्या था? उनकी फीलिंग्स क्या थी? सब कुछ काफी कंट्रोल में है। हाँ, हम इस सिचुएशन पर नजर रख रहे हैं और हाँ, सब कंट्रोल में है। हम तरक्की कर रहे हैं, ओके? और जाहिर है अगर तरक्की कर रहे हैं तो रिसेशन है ही नहीं, राइट? ये बात तो हम सब जानते हैं। असल में पॉल्सन के इस बयान के 4 महीने पहले रिसेशन शुरू हो चुका था। बस कुछ ही दिनों में वॉल स्ट्रीट का एक खंभा गिर गया। मार्च 2008 में इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स के पास कैश खत्म हो गया और जेपी मॉर्गन चेज ने उसे $2 प्रति शेयर के हिसाब से हासिल कर लिया। इस डील को फेडरल रिजर्व की तरफ से $3,000 करोड़ की इमरजेंसी गारंटीज दी गई थी। ये वो वक्त था जब एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ सकता था और अलग अलग तरीके अपना सकता था जिससे सिस्टम पर आने वाला खतरा कम हो जाता। मुझे कुछ संस्थाओं से यह जानकारी मिल रही है कि यह अंत नहीं है, अभी तो और मुसीबतें आनी बाकी हैं। मैं उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को फेड और एसईसी के साथ काम करते हुए देखा है, अपनी लिक्विडिटी को मजबूत करने के लिए, अपने कैपिटल पोजीशंस को सुधारने के लिए। मुझे हर वक्त रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं। हमारे रेगुलेटर्स बहुत सतर्क हैं। सितंबर 7, 2008 को हेनरी पॉल्सन ने फैनी में और फ्रेडी मैक के फेडरल टेकओवर का ऐलान किया, 2 बड़े मॉर्गेज लेंडर्स जो बंद होने की कगार पर थे। हमारे आज के एक्शंस का मतलब यह नहीं कि हमने हाउसिंग करेक्शन या बाकी यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ताकत के लिए अपना नजरिया बदल दिया है। 2 दिन बाद लेमन ब्रदर्स ने $320 करोड़ के घाटे का ऐलान किया और उनके स्टॉक्स की कीमत गिर गई। सितंबर में लेमन और एआईजी में कुछ हुआ, वो एक सरप्राइज ही था। I mean, वो जुलाई के बाद और फैनी और फ्रेडी के बाद हुआ था, तो जाहिर है सितंबर में कुछ तो हुआ था, कुछ बड़ा, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आप जो कह रहे हैं वह सही है। बेयर स्टर्न्स के उसके बैंकक्रप्ट होने से 1 महीने पहले AAA रेटिंग मिली थी। नहीं, वो A2 थी। A2? हाँ। अच्छा, A2 भी तो बैंकक्रप्ट नहीं होता। नहीं, वो एक हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। लीमन ब्रदर्स A2 फेल होने के कुछ ही दिनों बाद AIG AA जमानत मिलने के कुछ दिनों में ही फैनी मे और फ्रेडरिक मैक AAA थे जब उन्हें बचाया गया था। सिटी ग्रुप, मेरिल, सभी के पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स थी। ये कैसे हो सकता है? ये अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा कोई वक्त नहीं था जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाकर कहा हो मामला सीरियस है, हमें अपनी स्थिति बताओ, कोई बकवास नहीं। तो फिर सच क्या है? वैसे ये काम तो रेगुलेटर का है।
उनका काम है इन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के एक्सपोजर अक्रॉस को समझना, और उनमें बहुत ही अच्छी समझ होती है, जो मेरे ख्याल से संकट के बढ़ते बढ़ते और अच्छी होती गई। माफ करना, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्या मतलब कि ये सच नहीं है? अगस्त 2008 में क्या आपको पता था लेमन ब्रदर्स, मर्लिन लिंच, AIG की क्या क्रेडिट रेटिंग थी, और क्या आपको लगता है वो सही थी? वेल, उस वक्त तक तो ये बात साफ हो गई थी कि पहले वाली क्रेडिट रेटिंग सही नहीं थी, क्योंकि उन्हें डाउनग्रेड किया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इंडस्ट्री के मामले में कुछ डाउनग्रेडिंग तो हुई थी, और उनके स्टॉक प्राइसेस भी थोड़ा कुछ बहुत नहीं, उन सभी फर्म्स को कम से कम A2 रेटिंग दी गई थी उनके बचाए जाने से कुछ दिन पहले तक। तो देखिए, फिर मेरे पास इस इशू पर आपके सवाल का जवाब देने जितनी जानकारी नहीं है। गवर्नर फ्रेड मिश्किन रिजाइन कर रहे हैं अगस्त 31 को। उनका सोचना है वो कोलंबिया के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में अपनी टीचिंग पोस्ट पर लौट जाएं। आपने अगस्त 2008 में फेडरल रिजर्व क्यों छोड़ दिया, वो भी सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच? हाँ, वो तो मुझे एक टेक्स्ट बुक पर काम करना था। उनके जाने से फेड बोर्ड की 7 में से 3 सीटें खाली रह गई है, ठीक उस वक्त जब इकोनॉमी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे यकीन है आपकी टेक्स्ट बुक जरूरी है और काफी पढ़ी जाती है। अगस्त 2008 में दुनिया में उससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हो रही थी, आपको नहीं लगता? फ्राइडे 12 सितंबर तक लीमन ब्रदर्स के पास कैश खत्म हो गया था और पूरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री तेजी से डूब रही थी। पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता खतरे में थी। उस वीकेंड पर हेनरी पॉल्सन और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट टिमोथी गेटन ने सभी बड़े बैंक्स के CEO के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग रखी, लीमन को बचाने की कोशिश में। पर लीमन अकेला नहीं था। मेरिल लिंच, एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक भी तबाह होने की कगार पर था, और उसी संडे पर उसे बैंक ऑफ अमेरिका ने हासिल कर लिया। इकलौता बैंक जिसे लीमन को खरीदने में दिलचस्पी थी वो था ब्रिटिश फर्म बार्कलेज, पर ब्रिटिश रेगुलेटर्स ने अमेरिकन गवर्नमेंट से एक फाइनेंशियल गारंटी की मांग की। पॉल्सन ने इनकार कर दिया। ना लीमन और ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने बैंकरप्सी के लिए कोई तैयारी की थी। हम सब एक येलो टैक्सी में बैठे और सीधे फेडरल रिजर्व बैंक चले गए। वो चाहते थे कि बैंकरप्सी केस 14 सितंबर की आधी रात से पहले शुरू हो जाए। हम ये कहते रहे कि ये एक बहुत ही भयानक इवेंट होगा, और मैंने तो उसे आर्मागेडन भी कह डाला। क्या उन्होंने अपने दिए गए सुझाव के असर के बारे में जरा भी सोचा था? बाजार पर उसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। आपने ये कहा? जी हाँ, उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने हमारी कही हर बात पर गौर किया, और उनका अब भी यही मानना था कि मार्केट्स को शांत करने के लिए बहुत ही जरूरी था कि लीमन बैंकरप्सी जाहिर कर दे। मार्केट शांत करने के लिए? आपको पहली बार कब बताया गया लेमन बैंकरप्ट होने वाला है? होने के बाद। होने के बाद? वाओ, ओके। और आपको जब पता चला आपका रिएक्शन क्या था? बाप रे। पॉल्सन और बनानकी ने दूसरे गवर्नमेंट्स के साथ सलाह मशवरा नहीं किया था, और वो फॉरेन बैंकरप्सी लॉज के नतीजे नहीं समझ रहे थे। लंदन ने आज भी अपने ऑफिस को खाली करना जारी रखा। ब्रिटिश कानून के तहत लीमैन के लंदन ऑफिस को फौरन बंद कर देना पड़ा। सारे ट्रांजैक्शन ठप हो गए, और ऐसे तो हजारों ट्रांजैक्शंस थे। वो हेज फंड्स जिन्होंने अपने लंदन वाले लेमन में रखे थे, उन्हें रातों रात ये बुरी खबर मिली कि अब उन्हें वो एसेट्स वापस नहीं मिलेंगे। उधर क्या कर रहे हो? पूरे हब का एक पॉइंट फेल हो गया था, और उसका पूरे सिस्टम पर भयानक असर हुआ था। ऑफ रफली $750 बिलियन के खराब लोन्स को मनी मार्केट फंड ने खारिज कर दिया, जिन्हें अब दिवालिया हुए लेमन ब्रदर्स ने इशू किया था। लीमैन के फेलियर की वजह से कमर्शियल पेपर मार्केट में भी गिरावट आई, जिस पर कई कंपनीज अपने ऑपरेटिंग खर्चों के लिए निर्भर करती थी, जैसे कि पेरोल। शायद उन्हें एम्प्लॉइज को निकालना पड़ेगा, वो पार्ट्स नहीं खरीद सकते। सारा बिजनेस जैसे ठप हो गया है। अचानक लोग कहने लगे हम किस पर भरोसा करें? अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सके। उसी हफ्ते AIG पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स होल्डर के $1300 करोड़ बकाया थे, और उसके पास पैसा नहीं था। AIG एक और हब था। अगर AIG बंद हो जाता तो शायद सभी कंपनीज को बंद हो जाना पड़ता। 17 सितंबर AIG को गवर्नमेंट ने अपने नियंत्रण में ले लिया, और एक दिन बाद पॉल्सन और बनानकी ने
बैंकों को उबरने के लिए कांग्रेस से 70,000 करोड़ डॉलर मांगे। हमें और भी सावधानी के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे ना करने पर एक भयानक फाइनेंशियल तबाही होगी। डरावना मंजर था, पूरा सिस्टम ठप पड़ गया था। फाइनेंशियल सिस्टम का हर हिस्सा, क्रेडिट सिस्टम का हर हिस्सा, कोई पैसा उधार नहीं ले सकता था। लग रहा था जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को दिल का दौरा पड़ गया था। मैं वह ठीक कर रहा हूँ जिसकी वजह मैं नहीं, मैं जिन मुसीबतों से निपट रहा हूँ वह उन चीजों का नतीजा है जो कई साल पहले की गई थी। सेक्रेटरी पॉल्सन अपनी बातें सामने रखते गए और यह सब होने की असली वजह बताते रहे, और वो बहुत सारी थी। सच सामने लाए तो मुझे नहीं लगता आप कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा। आप चाहते क्या है? आपको मेरी किस बात से लगा ये मजाक है? वो सबसे आगे थे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स पर रेगुलेशन लागू होने के रुकवाने में, और साथ ही इन्वेस्टमेंट बैंक्स पर लगी लीवरेज लिमिट्स हटवाने में भी। हाँ, पर इसमें क्या? उन्होंने इन बातों का जिक्र किया था। मैंने तो कभी उन्हें ये बताते हुए नहीं सुना। हम इसे बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? हेनरी पॉल्सन ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया।